जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीडीओ री एग्ज़ाम भर्ती 2023 के लिए जो जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला थी, उसी में मैं एक और मॉक टेस्ट लेके आया हूं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कहा गया है जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों, भारत का पहला राज्य जिसने जल बजट शुरू किया वो है आपका केरल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों केरल के बारे में एक चीज़ याद रखना, भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो मसालों का बगीचा केरल को कहा गया है। क्लियर दोस्तों। और भारत में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर कहाँ होती है, तो केरल में होती है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। अच्छा, केरल के बारे में एक चीज़ याद रखना, केरल का एक टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व, ये बहुत आता है एग्जाम में। तो पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, केरल में। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, शांत घाटी नेशनल पार्क, ये आपका केरल में है। ठीक है दोस्तों यदि किसी भी डांस में आपको कली शब्द दिखाई दे, जैसे कथकली, कोलकली, पुलिकली, परिचाकली, तो कली वाले जितने भी डांस होते हैं वो केरल के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। तो आपका सही जवाब होगा केरल। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य भारत का केरल है। ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है कि केरल का जो तट है उसको मालाबार तट कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि केरल के तट को क्या कहा गया, मालाबार का तट कहा जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 मई किन दो राज्यों का स्थापना दिवस होता है। दोस्तों 1 मई 1960 को दो राज्य बने थे भारत के, एक गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस 1 मई को होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। अच्छा दोस्तों, भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, तो भारतीय संघ में 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेरिकी प्रभाव वाले नाटो का 31वां मेंबर बना है। दोस्तों नाटो का 31वां सदस्य देश बना है फिनलैंड। ऑप्शन ए, फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। 1000 झीलों का देश किसे कहा गया है, तो 1000 झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ के बात करूँ नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और नाटो 1949 में बना था। ठीक है, नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो का 31वां मेंबर बना फिनलैंड। ठीक है, यूक्रेन लिखा गया है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव, और यूक्रेन की मुद्रा को हर्बिनिया कहा जाता है। याद रखना, यूक्रेन की मुद्रा क्या है, हर्बिनिया। नेक्स्ट है, आकाश किस प्रकार के मिसाइल है। दोस्तों आकाश मिसाइल सतह से हवा में मार करती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सतह से हवा में मार करती है। ठीक है दोस्तों भारत के पास एक ही मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करती है और वो मिसाइल है अस्त्र। तो भारत में एक ही मिसाइल जो हवा से हवा में मार करती है वो अस्त्र है, याद रखना। अच्छा, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और डॉक्टर कलाम साहब की आत्मकथा ये बहुत पूछते हैं आपके एग्जाम में, याद रखिएगा, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर ये कलाम साहब की आत्मकथा है। नेक्स्ट है, डोकलाम विवाद किन देशों के मध्य सैन्य गतिरोध था। तो दोस्तों डोकलाम विवाद जो हुआ था ना, ये भारत और चीन के बीच था। ठीक है, भारत और चीन के बीच। क्लियर दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है जो मतलब निर्धारित होती है, तो वो है आपका मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच है और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच कब खींची गई, 1914 में खींची गई थी। तो मैकमोहन रेखा भारत चीन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, क्या आपको पता है कि भारत और चीन ने पंचशील समझौता कब किया था, तो 1954 में भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौता किया था। भारत चीन के साथ पंचशील समझौता कब हुआ, 1954 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और भारत और चीन की जो सीमा रेखा की लंबाई है वो कितनी है, 3488 किलोमीटर, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, आयकर से प्राप्त राशि किसको जाती है। दोस्तों जो इनकम टैक्स आप फाइल करते हैं उससे प्राप्त राशि किसको जाएगी, तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों का इसमें शेयर होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आयकर किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष कर है।
ठीक है। प्रत्यक्ष कर है इनकम टैक्स, और प्रत्यक्ष कर होने के साथ साथ ही प्रोग्रेसिव भी होता है, मतलब आय बढ़ने के साथ साथ इसकी दर बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक चाय के बागान हैं? दोस्तों सर्वाधिक चाय के बागान ये असम में है। ऑप्शन ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों असम का ना एक डांस याद रखिएगा, बिहू। बिहू और असम में चाय के बागानों में काम करने वाली महिलाएं डांस करती हैं झूमुर। झूमुर डांस असम का है। एक डांस और याद रखना असम का, तबल चोंगली। तो तबल चोंगली नृत्य ये भी आपका असम का है। और एक याद रखना सतरिया। सतरिया कहाँ का नृत्य है? असम का नृत्य है सतरिया। ठीक है दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे चाय की। चाय जो है ना ये चीनी भाषा का शब्द है। तो पहले तो आप याद रखना चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का। चाय में कौन सा अम्ल होता है? टैनिक अम्ल होता है। और चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त है। लेटेराइट मिट्टी। चाय किस प्रकार की फसल है? रोपण फसल है। ठीक है, याद रखिएगा। और चाय के बारे में चीज़ याद रखना, चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ है? तो थीन होता है। थीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। क्लियर। तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय के बागान असम में है। अच्छा, असम का ना एक टाइगर रिजर्व याद रखना, ओरांग। ओरांग टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? आपका असम में ही है। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप इसका नाम है माजुली। माजुली द्वीप ये भारत के किस राज्य में है? तो माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये असम में है। नेक्स्ट आपका, ठोस अवस्था में विद्युत प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? दोस्तों कौन सा पदार्थ है जिसमें ठोस अवस्था में विद्युत प्रभावित हो सकती है? ऑप्शन ऑप्शन बी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है, मतलब एक पदार्थ है और इसमें आप विद्युत फ्लो करा सकते हैं। ग्रेफाइट किसका प्ररूप है? कार्बन का प्ररूप होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और जो धरती पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? वह आपका हीरा। धरती पर सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। क्लियर। और भारत में पन्ना माइंस हैं, हीरे के लिए प्रसिद्ध है पन्ना माइंस। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 9। क्वेश्चन संख्या 9, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी होती है? तो किसी गैस को आप द्रव में बदल रहे हैं तो इसके लिए सबसे सरल विधि होगी कि उसे कम तापमान तथा उच्च दाब दिया जाए। कम तापमान तथा उच्च दाब दिया जाए। क्लियर, याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए? दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल ये सबसे पहली बार कनाडा में हुए थे, हैमिल्टन शहर में 1930 में। तो कनाडा के हैमिल्टन शहर में सबसे पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों की शुरुआत हुई थी, ये भी आप याद रखना। ठीक है। और अभी कहाँ हुए थे? बर्मिंघम में। और आगे कहाँ होंगे 2026 में? वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ठीक है दोस्तों मैं बात करूँ खेलों की। क्या आपको पता है कि भारत में खेल दिवस कब होता है? 29 अगस्त को खेल दिवस होता है। मेजर ध्यानचंद की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसे भारत में नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखना, भारत का हॉकी जो है वो राष्ट्रीय खेल नहीं है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। नेक्स्ट है, किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? दोस्तों स्वचालित वाहन सबसे पहले बनाया था गोटलिब डेमलर ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, गोटलिब डेमलर। नेक्स्ट है, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? दोस्तों समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? इन्हें आइसोथर्म कहा जाता है। ऑप्शन डी। आइसोहाइट जो होती हैं समान वर्षा वाले स्थानों को दर्शाती हैं, आइसोबार समान दाब वाले स्थानों को दर्शाती हैं। ठीक है, तो आइसोथर्म जो होती है वो समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ती हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि कार्टोग्राफी क्या होता है? कार्टोग्राफी क्या है? दोस्तों नक्शे बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहा जाता है। नक्शे बनाने की कला क्या कहलाती है? कार्टोग्राफी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? दोस्तों राष्ट्रीय आय जो होती है ना इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है NNP, एट फैक्टर कॉस्ट। एट फैक्टर कॉस्ट मतलब है कि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एक साल की अवधि में वस्तु के उत्पादन और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ना वो आपका ग्रीनलैंड है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब, ग्रीनलैंड। और ये डेनमार्क के अधीन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, डेनमार्क के अधीन आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन निकलता है? दोस्तों उत्तेजना के समय जो हार्मोन निकलता है वो है आपका एड्रीनलिन हार्मोन, और इस हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, फियर एंड फाइट, लड़ो उड़ो हार्मोन, फियर, फाइट और फ्लाइट। ठीक है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसे कहा गया है? एड्रेनलिन को कहा जाता है। क्लियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में है? दोस्तों सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है सर? मूसी नदी के किनारे है। और भारत में मोतियों की नगरी किसे कहा गया है? तो पर्ल सिटी ऑफ इंडिया, मोतियों का शहर जो कहा जाता है वो हैदराबाद को ही मोतियों का शहर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। क्लियर। नेक्स्ट है, दूध को कुछ देर खुले रखने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, इसका कारण क्या है? दोस्तों दूध में खट्टापन आना ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों दूध जो है किस प्रकार का कोलाइड है? तो इमल्सन होता है, ये पायस होता है। क्लियर। और दूध में कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज शर्करा होती है, लैक्टोज शुगर पाई जाती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि दूध का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? दूध में विटामिन सी नहीं होता, ये भी आप याद रखना। और दूध में आयरन नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। दूध में विटामिन सी और आयरन नहीं होता। क्या आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब होता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को होता है। और भारत में एक क्रांति आई थी, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, इसका जनक कौन है? बर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। और जो श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, एक कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा, कभी क्वेश्चन आए कि भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है ना, ये सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है। और दूसरे नंबर पे अपना यूपी। तो दूध के मामले में राजस्थान टॉप पर है वर्तमान में, और यूपी दूसरे पे आ चुका है। ठीक है, तो दूध का खट्टापन किसके कारण होता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा जो है वो किस क्रिया में निहित होती है? दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है ना वो नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, नाभिकीय संलयन। दोस्तों क्या आपको पता है कि सूर्य का 71% हिस्सा किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन का। सूर्य में 71% हाइड्रोजन होती है और 26% हीलियम होती है। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में धरती पर आ जाता है, ये भी आप याद रखना। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करें। ध्यान रखना, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो यहाँ पे मान सकते हैं आप। तो देख लेते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या आएगा। दोस्तों सबसे दक्षिण में आएगी आपकी महानदी, सबसे दक्षिण में महानदी, यानी कि 4। अच्छा इसने पूछा क्या है? दक्षिण से उत्तर में, सही। सबसे दक्षिण में आएगी आपकी कावेरी नदी, तो यानी कि कावेरी पहले पे आ गई। कावेरी यहाँ बहती है आपकी ईस्ट वाले भाग में यहाँ पे। उसके बाद में आपका कृष्णा नदी यहाँ आएगी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। उसके बाद में आपका गोदावरी नदी यहाँ आती है आपके आंध्र प्रदेश यहाँ से ऊपर। उसके बाद में आपका महानदी, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखना, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर नासिक में एक जगह है, वहाँ से निकलती है गोदावरी नदी, और दक्षिणी गंगा इसे कहा जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है इन ऑप्शन के अनुसार? तो इसमें होगा मंगल। ठीक है, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह इन ऑप्शन के अनुसार मंगल है, वैसे शुक्र होता है, याद रखिएगा। दोस्तों हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के। अच्छा, पृथ्वी क्या एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों चलो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, कभी क्वेश्चन आए कि जोवियन प्लैनेट कौन से होते हैं, जोवियन ग्रह कौन से होते हैं, तो आप याद रखना, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन 4 ग्रहों को जोवियन ग्रह कहा जाता है। गैसीय ग्रह भी बोलते हैं इन्हें हम। ठीक है, जोवियन ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होते हैं। नेक्स्ट है,
निशानता मतलब रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? दोस्तों ये विटामिन ए के कारण होती है। रतौंधी विटामिन ए के कारण। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या आपको पता है कि वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं? ए, डी, ई और के। ये 4 विटामिन है जो वसा में घुल जाते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन जो है ये विटामिन ई का नाम है। सुंदरता का विटामिन ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका अगला। अच्छा, विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने दिया है। विटामिन बी जो है इसका नाम थायमिन भी होता है। नेक्स्ट है, राजतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? दोस्तों राजतंत्र के बारे में अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र में विवेचन मिलता है और अर्थशास्त्र लिखा है कौटिल्य ने। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? अपना प्यारा भारत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, याद रखिएगा। अच्छा, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान किसने बनाया था? तो पहला लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया था, याद रखिएगा। संविधान दिवस कब होता है भारत में? 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है। ठीक है। भारतीय संविधान का शिल्पकार कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। लेकिन संविधान को किसने अपने हाथ से लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे संविधान का प्रीफेस किसके कहा जाता है? प्रस्तावना को प्रीफेस कहा जाता है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से लिया है। और भारत की संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? जनता में, याद रखिएगा, जनता में निहित है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों। चलिए, चलो एक क्वेश्चन बताना है आपको। प्रस्तावना को किसने भारत की जन्म कुंडली कहा है? प्रस्तावना भारत की जन्म कुंडली है, ये किसने कहा है? भारत के संविधान की जन्म कुंडली किसने बताया है? क्लियर। नेक्स्ट वन क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ध्यान रखना, मौलिक अधिकार नहीं है पूछा है। सही जवाब होगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 के में, तो मोरारजी देसाई की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया था। दोस्तों मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से भाग 3 के अंतर्गत लिखे गए हैं। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों भारतीय संसद का जो संयुक्त सत्र होगा ना, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष। और संयुक्त सत्र जो बुलाया जाता है वो आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 108 के तहत। और ये संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? अभी ओम बिरला। और सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर। अच्छा, क्या आपको पता है कि लोकसभा का यदि मेंबर आप बनना चाहते हैं तो आपकी एज 25 साल होनी चाहिए, न्यूनतम एज 25 साल। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? सर 1970 के दशक में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई और ये दुग्ध उत्पादन के लिए है। ऑप्शन बी श्वेत क्रांति। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का जनक है। क्या आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? एनडीआरआई करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों खेतड़ी ना ये राजस्थान में है, झुंझुनू जिले में आता है और ये तांबे के खानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। खेतड़ी तांबे के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अभी कभी क्वेश्चन आए कि मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था? दोस्तों मानव ने जिस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था वो तांबा थी, याद रखिएगा। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई धातु तांबा है, याद रखेंगे। भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? दोस्तों कोलार की खानें ना ये सोने के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक में। तो कोलार गोल्ड फील्ड सुने होंगे, इसके ऊपर एक मूवी भी है केजीएफ मूवी, तो ये आप याद रखना। केजीएफ मूवी जो है वो कोलार की खानों पे बनी हुई है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका पन्ना। पन्ना की खानें जो है मध्य प्रदेश में है और ये हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं। पन्ना की खानें हीरे के लिए। नेक्स्ट है, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा गया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ब्रह्म समाज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जो राजा राम मोहन राय है ना, राजा राम मोहन राय इन्होंने एक पत्रिका भी लिखी है, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी पत्रिका किसने लिखी है? जवाब होगा राजा राम मोहन राय ने लिखी है। क्लियर। चलिए अच्छा यहाँ पे लिखा गया है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो हैं इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये भी आप याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। क्लियर। और स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या है? नरेंद्र नाथ, ये भी आप याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती इनका वास्तविक नाम है मूल शंकर। सत्यार्थ प्रकाश जो लिखा है वो दयानंद सरस्वती ने लिखा है, ये भी आप याद रखना। सत्यार्थ प्रकाश एक मतलब ग्रंथ है, तो ये दयानंद सरस्वती का ही ग्रंथ है, सत्यार्थ प्रकाश। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, और भारत भारतीयों के लिए इन्हीं का है। स्वराज शब्द जो दिया था वो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है, स्वराज शब्द। नेक्स्ट, यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है? यक्षगान दोस्तों ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी। अच्छा दोस्तों, किसी भी नृत्य में यदि आपको एक शब्द दिखाई दे कुनीथा, तो कुनीथा वाले जितने भी नृत्य होते हैं वो कर्नाटक के होते हैं। ढोलू कुनीथा, सुग्गी कुनीथा, पाथा कुनीथा, ठीक है, तो ये सारे कुनीथा वाले डांस कर्नाटक के हैं। हाँ, कर्नाटक का एक डांस और याद ना, भूता कोला, ये बड़ा पूछा जाता है आजकल एग्जाम में। भूता कोला डांस कहाँ का? कर्नाटक का। और एक और याद ना, करगा। करगा कहाँ का डांस है? कर्नाटक का ही डांस है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटक की, तो कर्नाटक के 2 टाइगर रिजर्व याद रखना। एक नागरहोल टाइगर रिजर्व, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में। नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, और भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक, भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक, ये तीनों चारों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव किसने शुरू किया था? दोस्तों महाराष्ट्र में एक राष्ट्रवादी टूल के रूप में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव की शुरुआत बीजी तिलक ने की थी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की किताब याद रखना, गीता रहस्य। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की किताब है, याद रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक जो है ना, इनकी एक किताब और आती है एग्जाम में, द ओरियन पुस्तक किसने लिखी है? क्लियर, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों राइडर कप जो होता है ये गोल्फ में होता है, गोल्फ। क्या आपको पता है कि गोल्फ का मैदान को कोर्स कहा जाता है? गोल्फ के मैदान को कोर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 34, ओलंपिक ध्वज पर अंकित छल्लों की संख्या कितनी है? सही जवाब है 5। ओलंपिक ध्वज पर 5 छल्ले होते हैं, और ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले ये महाद्वीपों के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे नीला छल्ला यूरोप को, सही जवाब है इसका आपका ऑप्शन सी 5। यूरोप का नीला छल्ला होता है, काला अफ्रीका का होता है, ठीक है, पीला एशिया का होता है, हरा ऑस्ट्रेलिया का होता है, लाल अमेरिका का होता है। वो सारी चीज़ें आप याद रखना। वेस्ट स्ट्रोक किस खेल की शब्दावली है? दोस्तों वेस्ट स्ट्रोक जो है ना, ये तैराकी में होता है। ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रोक, बैटर स्ट्रोक, ये सब तैराकी में होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? दोस्तों रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन के होता है। ठीक है, रक्त का थक्का विटामिन के। अच्छा कौन सा आयन? तो कैल्शियम आयन। अगर आयन पूछेगा तो कैल्शियम आयन रक्त का थक्का बनाते हैं, और वैसे विटामिन के बनाता है। अच्छा यहाँ पे लिखा है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी जो है ना, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों में खून आने लगेगा, मुंह से बदबू आने लगती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में अवशेषी अंग कौन सा है? वेस्टिजियल ऑर्गन मनुष्य में कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका सही होगा कर्ण पल्लव पेशियाँ। कर्ण पल्लव पेशियाँ ये एक अवशेषी अंग है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों दुनिया में सबसे पहले हृदय ट्रांसप्लांट जो हुआ था वो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी, और ये 1924 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और एक धड़कन बनने में कितना समय लेता है? तो जवाब होगा 8 सेकंड का समय लगता है। ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है कि हृदय की जो मतलब ब्रांच है जिसमें अध्ययन करते हैं वो कार्डियोलॉजी होती है? कार्डियोलॉजी क्या है सर? हृदय का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो कार्डियोलॉजी होती है। क्लियर। और ईसीजी जो होती है वो कौन से अंग की जांच के लिए होती है? तो हृदय के लिए होती है। नेक्स्ट है आपका, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है?
दोस्तों ग्रीन हाउस का मतलब होता है कि कुछ ऐसी गैसें जो पृथ्वी के वायुमंडल में जमा होकर पृथ्वी का पृष्ठ तापमान बढ़ाने लगती हैं, जिससे पृथ्वी गर्म हो जाए, तो वो होगा आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन आए कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है ना, ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। मुद्रास्फीति में क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति सिंपली हम कह सकते हैं महंगाई बढ़ती है। ठीक है, इसमें वस्तुओं का और जो सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। ठीक है, मुद्रा का मूल्य गिरेगा, आपकी करेंसी का मूल्य कम होता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, ये मुद्रास्फीति होता है। नेक्स्ट है, खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण लाल रंग बहुत दूर से दिख जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कार की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कार की हेडलाइट में परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, परवलयाकार अवतल दर्पण। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो ड्राइवर की सीट होती है, ड्राइवर की सीट के पास में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, जिससे वो पीछे की चीज़ें देख लेता है, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्यों। दोस्तों चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते हैं, क्योंकि वे पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं इसलिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा चमगादड़ के बारे में एक चीज़ याद रखना, देखो छत्तीसगढ़ में एक नेशनल पार्क है कांगेर वैली। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क में अभी क्या हुआ, भारत में पहली बार नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया। तो नारंगी बैट भारत में कहाँ मिला, कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ में है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के पाठ्यांक बराबर होंगे। तो सही जवाब होगा -40 डिग्री। -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, 22 भाषाएं। क्लियर दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, हमारे संविधान में मूलतः जब संविधान लागू हुआ तो 14 भाषाएं थी। ठीक है, 15वीं भाषा सिंधी जुड़ी थी, ये भी आप याद रखना। भारतीय तिरंगे पर झंडे पर अंकित तीलियों का रंग कैसा है। दोस्तों झंडे पर जो तीलियां अंकित हैं इनका रंग कैसा है, इनका रंग गहरा नीला होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्या आपको पता है कि 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। 22 जुलाई 1947। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन माउस जैसा काम करता है। दोस्तों माउस जैसा काम करता है ट्रैक बॉल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, ट्रैक बॉल। अच्छा माउस जो है ये किसने बनाया था, डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। कंप्यूटर माउस किसने बनाया, डगलस एंजलबर्ट, याद रखिएगा, डगलस एंजलबर्ट। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 829। 829 उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूपी का एरिया कितना है, 240,928 वर्ग किलोमीटर। 240,928 वर्ग किलोमीटर। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है। ऑप्शन सी कानपुर में है। दलहन अनुसंधान केंद्र ये कानपुर में है। और भारत में चीनी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है, कानपुर में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो कानपुर में है ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम, याद रखना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों धर्म का तीर्थ कौन सा है, वो है आपका देवीपाटन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन धर्म दोनों का जो तीर्थ स्थल है देवीपाटन है। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें, 80। राज्यसभा की कितनी हैं, 31। और विधानसभा की 403। विधान परिषद की 100 सीटें हैं। कितने ज़िले हैं, 75। कितने संभाग हैं, 18। कितने नगर निगम हैं, 17। तो ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ अगले मॉक टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।